हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स। तो अभी तक हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 5 जो कि है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहला वर्ड जियो मतलब कि अर्थ, और दूसरा वर्ड मैट्रिन मतलब कि टू मीज़र। मतलब ज्योमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो पुराने ज़माने में लोग अर्थ को मेज़र करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते थे। तो उन्हीं टेक्निक्स को स्टडी किया गया, उन पर सर्च की, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया और उसी अरेंजमेंट से ज्योमेट्री का निर्माण हुआ। तो ज्योमेट्री की अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो हमें सबकी थ्योरीज नहीं पढ़नी है, हम वो ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो यूक्लिड जी ने दी है। यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। तो अगर हम बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री की, तो सबसे पहले वर्ड आते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ये क्या होते हैं? तो अब हमें समझना होगा कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट क्या होते हैं। तो एक्सियम एंड पोस्टुलेट दिया है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स आर स्टेटमेंट्स विच आर लॉजिकली यूनिवर्सल ट्रुथ, दे आर नॉट प्रूफ बट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। मतलब दोनों ही एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट ये वो स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सली ट्रूथ होती हैं। अब यूनिवर्सली ट्रूथ का क्या मतलब होता है? मतलब वो चीज़ें जो हमेशा ही सच होती हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मैं कहूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता। सूरज हमेशा से ईस्ट में निकलता आया है और निकलता रहेगा, है ना। इसे हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को भी प्रूव नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सनसेट, अगर हम बोले सनसेट इन द वेस्ट, तो हमें पहले से पता है सनसेट राइज इन द ईस्ट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सूरज पश्चिम में डूबता है, इस बात को अगर मैं प्रूव करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा कि सूरज पूरब में उगता है तभी तो पश्चिम में डूबता है। तो यानी पहले से एक स्टेटमेंट क्या थी? सूरज पूरब में उगता है। सेम इसी तरह से एक्सियम्स पोस्टुलेट्स का यूज़ हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। अच्छा, अब देखिए इनका नाम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ डिफरेंस भी होगा, तभी इनका नाम अलग अलग रखा गया है। तो बिल्कुल इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हम जान लेते हैं। तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स होते हैं, तो पोस्टुलेट्स आर स्टेटमेंट्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन ज्योमेट्री। मतलब कि पोस्टुलेट का यूज़ हम सिर्फ ज्योमेट्री में करते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री करते हैं। यानी ज्योमेट्री के बाहर हम पोस्टुलेट्स का यूज़ नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। पोस्टुलेट का यूज़ कहाँ होगा? सिर्फ ज्योमेट्री में होगा। अब एक्सियम्स जो है, एक्सियम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ओनली यूज इन ज्योमेट्री बट एवरी पार्ट ऑफ मैथ। मतलब एक्सियम्स का जो यूज़ है वो हम सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं करेंगे, ज्योमेट्री के बाहर भी जो भी मैथ है उसमें हर जगह करेंगे। यानी कि ज्योमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, पॉलिनोमियल्स हो या कुछ और भी हो, सब जगह हम एक्सियम्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है थ्योरम। तो थ्योरम क्या होती है? ये वर्ड आपने बहुत जगह देखा होगा ना। तो ये होती क्या है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें दिया है दीज आर द स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। मतलब थ्योरम वो स्टेटमेंट होती है जो पहले तो प्रूव की जाती है, किसका यूज़ करके? डेफिनेशंस का यूज़ करके, एक्सियम्स का यूज़ करके और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके। यानी वो स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो चुकी हैं उनका यूज़ करके हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। और एक बात, अगर कोई थ्योरम एक बार प्रूव हो गई तो उसका यूज़ हम किसी दूसरी थ्योरम को प्रूव करने में कर सकते हैं। समझ में? अब बात करते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स की जो यूक्लिड ने दी थी। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ सारे समझेंगे। एक्सियम्स क्या है? टोटल 7 एक्सियम्स है। क्या है? टोटल 7 एक्सियम्स है। उसमें पहला एक्सियम है हमारा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब वो चीज़ें जो सेम चीज़ों के बराबर हो वो आपस में भी बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लो मैं बोलता हूँ आपसे कि x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू भी 1 है। तो इस एक्सियम के हिसाब से x क्या है? 1 के बराबर है और y भी क्या है? 1 के बराबर है। तो अगर हम इस एक्सियम को यूज़ करते हैं तो क्या है?
ये एग्जाम बोलती है कि एक्स और वाई भी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीज़ एक सेम चीज़ के इक्वल में है, तो ये दोनों चीज़ भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यही हमारी एग्जाम 1 बोल रही है हमसे। दूसरी एग्जाम है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। मतलब अगर इक्वल चीज़ें इक्वल चीज़ों में ऐड की जाए तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब अगर इक्वल चीज़ें इक्वल चीज़ों में ऐड की जाए तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लो कि x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो अगर आप x में 2 प्लस कर देते हैं और y में भी 2 प्लस कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू एक्सियोम जो x प्लस 2 और y प्लस 2 है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि हमने दोनों ही तरफ इक्वल चीज़ें ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो यही हमारी एग्जाम 2 बोलती है। एग्जाम नंबर 3 है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। मतलब कि अगर इक्वल चीज़ों में से किसी इक्वल चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सेम एज इट इज़ क्या है? ये 2 की तरह है, एग्जाम 2 की तरह है कि हमसे बोला है, मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं x इज इक्वल टू वाई है और अगर हम इक्वल चीज़ दोनों तरफ माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यही हमारी एग्जाम नंबर 3 बोल रही है। ठीक है, आते हैं एग्जाम नंबर 4 पे। ये एग्जाम बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान से समझना। देयर आर इसमें थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब वो चीज़ें जो एक दूसरे के कॉन्साइड करती हैं वो एक दूसरे के बराबर रहती हैं। यहाँ पर कॉन्साइड का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे के जैसी, मतलब एक जैसे हूबहू। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, ये ले लिया मैंने लाइन सेगमेंट ए बी, और ये कितने का है? 10 सेंटीमीटर का मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, और साथ ही मैंने एक और लाइन सेगमेंट लिया सी डी, ये भी कितने का है? 10 सेंटीमीटर का। तो यानी क्या है? ये कौन साइड है एक दूसरे के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है। तो इस एग्जाम के हिसाब से ए बी इक्वल्स हो जाएगा किसके? सी डी के। ठीक है, यानी अगर कोई बोलता है कि ए बी कॉन्साइड्स विद सी डी, इसका मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम इसको। मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए और बी। ठीक है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ इसके मिड में सी, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट के बीच में ले लिया। अब आपके सामने क्या है? ए बी लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हो गया ए सी और दूसरा हो गया सी बी। 2 चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए सी प्लस सी बी कॉन्साइड विद ए बी, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर मैं ए सी और सी बी को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? वो ए बी के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ए सी प्लस सी बी क्या हो जाएगी? ए बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी एग्जाम नंबर 4 हमसे बोल रही है कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के कॉन्साइड होगी तो वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं एग्जाम नंबर 5 पर। एग्जाम नंबर 5 बोल रही है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जो पूरा होगा वो अपने ही किसी टुकड़े से हमेशा बड़ा होगा। सपोज कीजिए, तो आपने पिज़्ज़ा तो देखा ही होगा, तो पिज़्ज़ा का पूरा पीस कैसा होता है? गोल होता है। अगर उसमें से मैं एक टुकड़ा निकाल लेता हूँ तो भी क्या हुआ? तो जो पूरा पिज़्ज़ा है वो हमेशा क्या रहेगा? उस टुकड़े से बड़ा होगा। तो यही एग्जाम नंबर 5 बोल रही है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जो पूरा होगा वो हमेशा अपने टुकड़े से बड़ा होगा। समझ गए आप? ये एग्जाम नंबर 5 है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम नंबर 6 पे, जिसमें हमें दे रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब वो चीज़ें जो किसी एक ही चीज़ के डबल हो वो आपस में भी बराबर होंगी। मतलब समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 2a है और यहाँ पर y इज इक्वल टू भी 2 है। तो क्या है?
एक्स और वाई दोनों ही 2a के इक्वल है ना, दोनों ही डबल है ना 2a का। इसका मतलब है इस एक्सियोम के हिसाब से एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी वो चीजें जो किसी एक ही चीज का डबल हो, यानी 2a का डबल है, एक ही चीज क्या है 2a है, इन दोनों का डबल है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सियोम नंबर 6 हमें यही बताना चाहती है। ठीक है, एक्सियोम नंबर 7 भी इसी से मिलती जुलती है, तो वो करेंगे, उसके बाद हमारे एक्सियोम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे पोस्टुलेट्स पे। तो एक्सियोम नंबर 7 है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर एज इट इज 6 की तरह है। मतलब इसमें बोलना चाह रहा है हमसे कि वो चीजें जो सेम चीज का हाफ हो वो आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे इसी को एग्जांपल लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू मान लेते हैं a/2 है, x क्या है a का हाफ है, और y क्या है y भी a का हाफ है। तो इसका मतलब है जो एक्सियोम बताना चाह रही है कि x और y होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सियोम्स यहाँ पे फिनिश हो जाती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सियोम समझ में आई होंगी। तो चलते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। तो अब बात करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स की। तो इसमें पहला पोस्टुलेट दिया गया हमें, A straight line may be drawn from any one point to any other point। मतलब किसी भी एक पॉइंट को किसी भी दूसरे पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि सपोज कीजिए मैंने ये एक पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स बोल रही है कि हम किसी भी एक पॉइंट को किसी भी दूसरे पॉइंट से हम एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम एक सीधी लाइन से इसको क्या है, हम एक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिए, इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स 1 हमें यही कह रही है। आते हैं पोस्टुलेट 2 पे। पोस्टुलेट 2 हमसे बोल रही है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। मतलब एक लाइन जो कि टर्मिनेट कर दी गई है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, अभी ये लाइन क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट इस लाइन को हम जितना भी चाहें लेफ्ट में बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना भी चाहें उतना राइट में ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है पोस्टुलेट 2 का। पोस्टुलेट 2 हमसे ये कहना चाह रही है। ठीक है, तो आते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 पे। पोस्टुलेट नंबर 3 हमसे बोल रही है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब आप कोई भी सेंटर ले लो या कोई भी रेडियस ले लो, आप उससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये पोस्टुलेट नंबर 3 बोल रही है। जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटर लिया ये, ठीक है, ये एक मैंने सेंटर लिया और इसका नाम रख दिया मैंने R। ठीक है, ये एक पॉइंट है R। यहाँ से मैंने एक रेडियस बनाई इस तरह से, तो ये रेडियस का नाम रख दिया मैंने RS। तो जो RS रेडियस, तो यानी ये एक पॉइंट हो गया R और रेडियस होगी RS। तो इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं इस तरह से। ठीक है, यही चीज हमसे बोलना चाह रहा है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल ले लूं मैं, तो ये मेरा P एक पॉइंट है, तो अगर इससे मैं एक रेडियस खींचता हूं PQ, ठीक है, PQ, इससे भी मैं क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। समझ में आया? इतनी सी चीज बोलना चाह रहा है। तो ये हमारी पोस्टुलेट 3 हो गई। समझ में आया सबको? चलते हैं पोस्टुलेट 4 की तरफ। पोस्टुलेट 4 में दिया है हमें ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। आप सभी जानते हो 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। यानी जितने भी राइट एंगल होंगे, ये जितने भी राइट एंगल होंगे वो सारे क्या है, इक्वल होंगे। ठीक है, तो पोस्टुलेट 4 का यही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पोस्टुलेट 5 पर। ये देखने में लेंदी है बट समझने के लिए बहुत आसान है। ध्यान से समझना क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ। इसमें दिया है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। मतलब सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर
एक स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल होती है। कैसे? ये मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और एक लाइन इस तरह से इस पर फॉल होती है। आगे बोल रहे हैं हमसे तो उसके दो इंटीरियर एंगल लेने हैं जिनका सम दो राइट एंगल से कम हो। अब राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यानी दो राइट एंगल कितना हो गया? 90 + 90 यानी कि 180। तो इनडायरेक्टली हमसे बोलना चाह रहा है कि उनका सम 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि किधर होगा कम? इंटीरियर एंगल। पहले बताओ इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? इंटीरियर एंगल ये हो गए। अब बोल रहा है हमसे कि वो दो एंगल लेने हैं जिनका सम 180 डिग्री से कम हो, यानी दो राइट एंगल से कम हो। तो दो राइट एंगल कौन से? दो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरफ लाइन झुकी होंगी उसी तरफ तो कम होगा ना, क्योंकि इस तरफ अगर हम देखेंगे तो अगर इससे राइट एंगल बनाएंगे तो कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। इसी तरह अगर इसको देखेंगे राइट एंगल इसको बनाएंगे तो क्या होगा? ऐसे बनेगा। तो यानी ये भी 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसका मतलब जो 90 डिग्री से कम है वो कहाँ है? ये है। ठीक है, तो इनका एंगल, इनका जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। आगे हमसे बोल रहा है तो अगर जो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं उनको हम बढ़ाएं, उनको अगर हम बढ़ाएं तो ये उसी तरफ मीट करेंगी जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा। तो करके देखते हैं कि अगर इस लाइन को मैं बढ़ाता हूँ इस तरह से राइट की तरफ, उसी लाइन को लेफ्ट को भी बढ़ाता हूँ इस तरफ। ठीक है, इसी तरफ दूसरी लाइन को भी बढ़ाता हूँ मैं राइट में इस तरफ और लेफ्ट में दूसरी तरफ। तो क्या हुआ? तो जिस साइड में एंगल का सम 180 डिग्री से कम था उसी साइड में ये दोनों लाइन मीट कर गई, है ना? और जिस साइड में ज़्यादा है उस साइड क्या है? उधर तो ये दूर जा रही है। ठीक है, तो यही हमारी पोस्टुलेट 5 से बोलना चाह रही है। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत सिंपल है। बस इसमें क्या है, थोड़ा घुमा फिरा के समझाया गया है, इसलिए हमें टफ लगती है। इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या है, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स फिनिश कर दिए। तो अभी एक और चीज़ बचती है, वो है एक्सियोम्स 5.1। ये आपकी बुक में दी हुई है। इसमें दिया है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। मतलब इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर दो अलग अलग पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं P और Q, हमारे पास दो पॉइंट है, अगर मैं इससे सीधी लाइन खींचूँ तो यानी कि यही एक लाइन होगी जो इस PQ से पास होगी। बाकी कितनी भी लाइन होंगी वो पास नहीं होगी। P से अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींचूँ तो वो भी Q पे नहीं जाएगी, इस तरह खींचूँ तो वो भी नहीं जाएगी, इस तरह खींचूँ वो भी नहीं जाएगी। इसी तरह अगर मैं Q से भी खींचता हूँ इस तरह से तो वो भी लाइन P को टच नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब कि किन्हीं भी दो लाइन से एक साथ सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। समझ गए? एक के अलावा दूसरी लाइन पास नहीं होगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। बहुत सिंपल था। ठीक है, तो अभी हमने क्या इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 5.1 में आप ये सारी चीज़ें याद रखें, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिसको समझ में नहीं आया है वो दोबारा वीडियो देखें, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।